उर्दू पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और मॉडर्न एज में योगा की अहमियत की। जी हाँ, 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इन दिनों पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की धूम है। हर कोई ये जानना चाहता है कि योग है क्या, इसके फायदे क्या हैं और उन फायदों को हम कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल किसी इंसान के नेचुरल पावर को बैलेंस करने से जो डेवलप करने की जो एक्टिविटी है वो ही योग है। योग हमें खुद को फिजिकली कंप्लीट, प्रैक्टिकल बनाने के रिसोर्सेज मुहैया करवाता है और एक तरह से देखा जाए तो योग इंडिविजुअल पावर को कुदरती ताकत के साथ मिलाने का एक जरिया है। कैसे है ये जरिया, यही हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। सर्टिफाइड योगा कोच दीपक झाम हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो दीपक जी। और सर्टिफाइड योगा एजुकेटर शिव गोविंद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो पहला सवाल दीपक झाम जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, योग को डिफाइन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप योग सिखाते हैं, आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे। हम ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल एक तरीके से कहा जाता है योग को, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स गिनवाए जाते हैं, लेकिन थ्रू यू मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जाने क्या है योग असल में। तो योग शब्द जो है वो संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। तो जोड़ने का अर्थ है, जैसे आपने बोला कि प्रकृति से, उसकी ताकत से जुड़ना। और जनरली जो लोग क्या समझते हैं कि योग शब्द को सुनते ही सोचते हैं कि ये कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, आसन है, प्राणायाम है, पर योग इससे ज्यादा है। तो जो आसन और प्राणायाम उसका दिखने वाला पार्ट है, बल कैसे आप अपने जीवन को जीते हैं और वो जो पूरी एक लाइफ स्टाइल है वो एक्चुअल में योग है। आसन उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो योग का मतलब है जोड़ना, टू यूनाइट। जी दीपक जी, जोड़ना योग है और हम तो ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डे भी एक तरह से घोषित हुआ 21 जून को लेकर, इंटरनेशनल योगा डे, और हमने जोड़ा सभी को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से था और बहुत जगह इसका जिक्र है और ये सब हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर को इससे कनेक्ट करना और एक खास दिन इसके लिए मुकर्रर करना 21 जून और दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाना और सबका इस योग की प्रैक्टिस में हिस्सेदारी करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक हमारी जो मोदी जी ने दीपक जी से सवाल है ये। दीपक जी, अच्छा दीपक जी, सॉरी मेरा शिव गोविंद जी से सवाल है। हाँ, नमस्कार। योग तो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है, लेकिन इसको पिछले 10 वर्षों से मोदी जी जब से आए हैं, 10 सालों से ये बहुत इंटरनेशनल लेवल तक मनाया जा रहा है। योग इसलिए भी मनाया जा रहा है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत गड़बड़ हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों का जो वर्क है वो सिटिंग है, ओवर ईटिंग है और ज़्यादा अपने आप को ना संभालना, खान पीन में गड़बड़ करना, ये सारी, इसीलिए इस सबको देखते हुए मोदी जी ने इसको पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस किया है। 10 सालों से मैं भी योग अभ्यास करवा रहा हूँ लोगों को, और मॉडर्न लाइफ मेन इसमें अपना रोल करवाती है। जी जी। तो आपसे जो मैं जानूंगी अब आगे दीपक जी, वो ये कि एक तो इज देयर एनी एज लिमिट कि तब से योगा शुरू करना चाहिए, और अगर वो है तो वो क्या उम्र है, और उसमें भी क्या कोई जेंडर का कोई बाइफर्केशन है, या दोनों ही गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड वो कब से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है स्कूलों में भी इसको एजुकेशन के साथ भी जोड़ने की कवायद जो है वो चल रही है। तो किस एज से शुरू करें और आगे भी फिर कोई एज कोई डिसाइड है क्या कि तब तक कर सकते हैं? जी,
तो योग में ऐसा है कि योग सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी फर्क हो जाएगी। अगर बहुत छोटा बच्चा है, मैंने 3 साल के बच्चों के साथ भी योग किया है, पर वो एक प्ले योगा हो गया। ओके। खेलते खेलते योगा, एनिमल के साउंड्स, एनिमल मूवमेंट्स, उसमें हम बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके जोड़, उनके लिगामेंट्स बहुत सॉफ्ट हैं, तो आप हार्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पर आप आराम से उनको प्ले योगा बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। जैसे कि योग आया कहाँ से है, देखिए सारा प्रकृति को देखकर ही आया। जानवर हैं अलग अलग, शेर वाले, आवाज निकालना, दहाड़ना, पेड़ बन जाना, खरगोश बन जाना, तो बहुत ही मजा आता है। हम एक स्टोरी फॉर्म में बच्चों के साथ योगा करते हैं, पर जैसे ही वो थोड़े एडोलेसेंट एज में आ रहे हैं, आप देखते हैं एडोलेसेंस का कितना इमोशनल, वो जो एक चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर बॉडीली और फिजिकली, तब बहुत योग अच्छा है। उसके अंदर उनके हार्मोनल बैलेंस, उनके माइंड को शांत करना, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना। तो उस एज से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ योगा कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप मेच्योर हो जाएं 18 साल के बाद, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि जैसे आपकी उम्र ढल रही है, फिर थोड़ा सा हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा उसका कि अब जैसे जो 40+ 50+ लोग हैं, उनके लिए फिर थोड़ा सा हमको इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। और बूढ़े लोग भी हैं, ओल्ड जेरियाट्रिक योगा, वो भी बहुत अच्छा है कि एवरीवन कैन बेनिफिट। आई थिंक 90 साल तक के लोग भी आराम से योग कर सकते हैं। पर हाँ, वही जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए आपने जेंटल शुरू किया, फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, आप स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में आ गए। आप यूथ हैं, आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग सूर्य नमस्कार और गुड आसनास का रेंज कराया। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से जोड़ों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपकी जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इस सब से आपको बहुत फायदा होगा। और जो लोग मिडिल एजेस में या यूथ में करते रहेंगे, तो आई थिंक वो फेज आएगा ही नहीं उनका, उनके लिए बहुत ही बीपी और डायबिटीज वगैरह, उससे वो बचे ही रहेंगे हमेशा। तो यू कैन डू फ्रॉम एनी एज। ओके, आई वुड से दैट। तो शिव गोविंद जी, दीपक जी ने कहा कि 90 साल तक की उम्र में भी योगा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो शायद ये आपसे सवाल रहना चाहिए कि 90 तक जाएंगे भी वो जो योग करते रहेंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी पिछली बार मोदी जी ने किसी को सम्मानित किया था, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उनकी एज 108 साल थी और वो योग के बल पे ही 108 साल तक जीवित रहे इस समय में। तो योग को थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। जैसे आसन अलग है, प्राणायाम अलग है, ध्यान अलग है, तो पहले हम आसन की बात करते हैं। आप बताइए शिव गोविंद जी, आसन, बेसिक आसन कौन कौन से हैं जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा बहुत इधर से रिसर्च करके या आप जैसे लोगों से मिलके या अभी आपके जरिए कुछ वो सीख सकते हैं? जी, बेसिक आसन में मैम होता क्या है कि जैसे जब हम योग स्टार्ट करते हैं, तो योग सूक्ष्म आसनों से स्टार्ट किया जाता है, जिसमें गर्दन का मूव होता है और फिर उसके बाद हाथों का चलाना होता है, कमर को घुमाना होता है, पैरों को चलाना होता है। इसमें पद संचालन कहते हैं योग की भाषा में। वैसे तो अगर योग की भाषा बोलेंगे तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद जिस बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उस बच्चे को हम ताड़ासन करवाते हैं। ताड़ासन करते ही उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। चाहे वो 18 साल का हो तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगा और हाइट बढ़ेगी। अगर उनकी उम्र 40, 45, 55, 60 है तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा आसन, अगर मोरारजी देसाई की गाइडलाइन को हम देख रहे हैं तो दूसरा आसन उसमें वृक्षासन होता है। वृक्षासन से नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को बरकरार रखना तंत्रिका तंत्र बहुत वर्क करता है। अगर वृक्षासन में कोई 10 सेकंड या 20 सेकंड तक खड़ा है तो समझिए कि उसका तंत्रिका तंत्र मजबूत है, नहीं तो न्यूरो के डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा और न्यूरो वाली दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तीसरा आसन आता है ताड़ासन हुआ और वृक्षासन हुआ। हाँ, और तीसरा आसन है आपका त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज उन लोगों के लिए जिनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, साइड से चर्बी बढ़ती जा रही है, तो दोनों हाथों को खोलकर लंबी गहरी सांस भरकर सबसे पहले लेफ्ट साइड बैंड होंगे। हाथों की उंगलियों को देखें। 10 सेकेंड या 30 सेकेंड मैक्सिमम आप रुक सकते हैं। उसके बाद अनदर साइड बैंड होना। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से आसनों का अभ्यास करते हुए, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मंडूक आसन होता है।
मंडूकासन क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज को दबाता है। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय को जैसे हम पुश करते हैं दोनों मुट्ठियों को लगाकर अपने लेफ्ट राइट में, तो वैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है और जो डायबिटीज पेशेंट है वो धीरे धीरे इन मंडूकासन से ठीक होने लगता है। ठीक है, चलिए हम जो रोग हैं उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये और भी जानेंगे। अब मैं दीपक जी आपसे प्राणायाम थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें सांस लेना, इनहेल और एक्सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अगर देखें तो जीवन भी वही है, सांस आ रही है जा रही है तो हम हैं, तो और योग में भी वही काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें प्राणायाम में कौन कौन से ऐसे आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि वो थोड़ी सी देर भी अगर करते हैं, 5 से 10 मिनट भी अपने लिए निकालकर, कौन कौन सा प्राणायाम है जो अगर वो करते हैं तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे? जी, तो प्राणायाम जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। प्राण मतलब वो जो हमारी वाइटल एनर्जी है, और आयाम उसका बढ़ाना। तो कैसे हमारी जब वाइटल एनर्जी को बढ़ाना, और ये हमारे श्वास से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि हमारा, जैसे आपने बोला कि श्वास है तो जीवन है, यही तो जीवन है। अगर श्वास ले रहे हैं तो हम अलाइव हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो फेफड़े हैं, आपको हैरानी होगी कि अगर हम उनको खोल दें तो वो एक जो लॉन टेनिस का कोर्ट है उतना बड़ा एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं। प्रकृति ने कैसे उनको, हमारे फेफड़ों को फोल्ड करके इतनी सी जगह में रखा हुआ है। तो हम लोग ठीक से सांस लेते नहीं, उसमें भी लेने में भी कंजूसी करते हैं। हाँ। कि वो तो फ्री मिला हुआ है ना हमको, उसको भी हम सोचते हैं कि अरे ये तो क्या जरूरत है, मतलब कि उसमें कोई बिल नहीं आ रहा है हमारा। आप एटलीस्ट भर के सांस तो लो, प्रकृति ने आपको दिया हुआ है। आप एक साफ सुथरी जगह में जाकर प्राणायाम को आप प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ आपको प्राणायाम बता देता हूँ। जैसे बहुत ही जो फेमस प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर आप बहुत धीमी गति में, अगर मैं आपको ऐसे दिखा भी दूं हल्का सा मुद्रा बना के, तो आपने अपने दाएं नासिका को बंद किया और आपने लेफ्ट से बहुत धीरे धीरे श्वास भरा। मैं लोगों को बोलता हूं कि आप मन में ना गिनती कर लें 1 से 6 तक। तो जैसे आपने सपोजिंग लेफ्ट से इनहेल लिया, मन से 6 गिन लिया, फिर लेफ्ट बंद किया, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, बंद किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये अनुलोम विलोम की एक साइकिल हो गई। हाँ। इसको आप आराम से 5 से 10 बार अगर आप करें। हाँ, यही पूछना था मुझे कि कितने साइकिल कर सकते हैं? मतलब आप कम से कम 10 साइकिल करें। और मेरा जो अपना फॉलोइंग है कि क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे बजाय क्वांटिटी के। ये नहीं कि आप 100 प्राणायाम कर रहे हैं, अरे आप 10 प्राणायाम दिल से प्रेम से करिए कि मेरे अंदर वो ऊर्जा जा रही है, और धीरे धीरे करिए। मैं कह रहा देखता लोग बहुत फास्ट उसको नंबर ऑफ राउंड्स उसमें मत जाइए आप। हाँ। आप 10-15 राउंड्स करिए, पर बिल्कुल धीमी गति में प्राण को। ये बहुत एक सूक्ष्म चीज है ना, सटल एक्सरसाइज है। तो इसको कुछ इस तरह से ग्रॉस वे से नहीं करना है। तो आप इसका अभ्यास आराम से 10 से 15 राउंड करें। पहले 10 राउंड करिए, फिर जब आप अच्छे हो जाए फिर धीरे धीरे उसको 15 कर दीजिए। ये एक हो गया। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कपाल भाती। तो कपाल कहते हैं हम स्कल को, और भाती प्यूरिफिकेशन। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ऑक्सीजन यूज करता है। करीब 25% जो शरीर की ऊर्जा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो हमारा ब्रेन ही यूज करता है। तो कपाल भाती अगर मैं हल्का से दिखाऊं तो वैसे मेरा एडवाइस ये है कि आप जब भी सीखें, आप पहले प्लीज किसी अच्छे कोच के या टीचर के, योगा टीचर के साथ थोड़ा सीख लें, फिर अपने आप हो जाए। जैसे कुछ भी चीज, आपको स्विमिंग सीखना है, आप पहले सीखते हैं फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा अंडर गाइडेंस कर लें कि कोई आपको मॉनिटर कर ले। पहले नहीं भैया, थोड़ा सा आइडिया देने का। पाल भाती, तो आपने बेसिकली एक बार नॉर्मल सांस लिया और फिर आपने हाफ सांस लिया, तो आप सांस छोड़ रहे हैं, पेट आपका अंदर जा रहा है। तो मैं लोगों को यूजुअली बोलता हूं कि आप 30 टाइम्स करो इसको, एक सेट बना लो। आप कंफर्टेबल हैं, 30 के बाद आप रेस्ट ले लीजिए। आप 20 भी कर सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद आप थोड़ा सा अपने हार्ट रेट वगैरह को नॉर्मल आने दें, और फिर आप एक और सेट कर लें। तो बेसिकली इट्स कॉल्ड शाइनिंग फॉरहेड। आपके चेहरे को एक चमक देता है। तो आप फेशियल का भी शायद आपका काम करेगा ये कपालभाति। और फिर जो है तो बहुत सारे भस्त्रिका है जो आपकी बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। उसके अंदर हम इनहेल एक्सहेल डीप करते हैं, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन लेवल बॉडी की बढ़ जाती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। फिर एक बहुत सुंदर और है, वो लास्ट आपको बताऊं तो भ्रामरी। जैसे भंवरे की गुंजन होती है, तो हन
तो ऐसे आप कान बंद करके अपनी आंखों को हल्का हल्का बंद करके और आप ये गुंजन को महसूस करें। तो बीपी के पेशेंट्स हैं या जनरली जो लोग अपने मन को, प्राणायाम का रोल क्या है, मन को मानसिक शांति देता है, ऊर्जा भी देता है और शांत करता है। ये आपको ध्यान के लिए प्रिपेयर करता है, मेडिटेशन के लिए। ओके, तो ध्यान के लिए चलिए अब हम शिव गोविंद जी आपसे मैं जानकारी चाहती हूँ। ध्यान एक तो क्या है, स्टैटिक होकर बैठना ही ध्यान है? क्योंकि ध्यान लगाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, हम अगर बैठ भी जाएं तो स्टैटिक होकर बैठना, बिना विचारों के बैठना वेरी डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है, क्योंकि हमारा तो लगता नहीं है कभी भी ध्यान उस तरह से। तो ध्यान कैसे लगा सकते हैं और ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ अब ध्यान लग गया है? देखिए, ध्यान जो है बड़े ऊंचे लेवल की चीज़ है। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ध्यान लगाना कोई चाहता नहीं है। सब चाहते हैं हाउ टू रीच मनी, कैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें हों। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले हम एक शांत जगह पर जाएं, बैठें, और ध्यान लगाने के लिए हमें उच्चारण करना पड़ता है ओम का। तो ओम के उच्चारण से भी आप ध्यान लगा सकते हो, और यम रम हम लम वम, ये हमारे 5 तत्व हैं। इन तत्वों के माध्यम से भी आप लगा सकते हो। तो जैसे ये लास्ट वाली फिंगर है, ये जो लास्ट वाली फिंगर है ना, ये वायु की सूचक होती है। तो इसको हम संस्कृत में वम से डिनोट करते हैं। तो इसको हम पकड़कर बोलेंगे वम। तो ये हमने क्या ध्यान लगाया, अपने शरीर की जो वायु थी, ऑक्सीजन लेवल थी, उस पर हमने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने का अर्थ है अपने शरीर के 5 तत्वों को हम एक्टिव कर रहे हैं, अपनी बॉडी को शून्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसको पकड़कर पहले तो हम 3 बार वम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाली फिंगर आती है, ये फिंगर वाटर की होती है। वाटर को संस्कृत में लम से डिनोट करते हैं। तो इसको पकड़कर हम आंखें बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमें ध्यान देकर बोलना है लम। ऐसा 3 टाइम्स बोलकर हम इस वाटर की मात्रा को अपनी बॉडी में सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर ये मिडिल फिंगर आती है, इसको आकाश मुद्रा कहा जाता है, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है। और ज्यादातर जो ख्याल आते हैं हमारे सर पे ही आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर ध्यान लगाने के लिए हमें मिडिल फिंगर को पकड़ना है और बोलना है हम। ऐसा 3 टाइम्स बोलना है। इसके बाद पृथ्वी पर हम चलते हैं, चलायमान। तो पृथ्वी का जो सूचक है ये वाली फिंगर है। ये कौन सी फिंगर है? इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को हम चलने को रमणीय कहते हैं संस्कृत में। इसको पकड़ के हम क्या बोलेंगे? रम। तो ये हमारी एक्टिविटी पे ध्यान लग रहा है कि हम कोई ऐसे अनावश्यक कदम ना उठाएं, बॉडी हमारी सही रहे, उसके लिए रम। फिर ये जो फिंगर होती है अग्नि की सूचक होती है। अग्नि को हम संस्कृत में यम से डिनोट करते हैं। तो बोलेंगे यम। ये तो हमने 5 तत्वों को ध्यान लगाना कोशिश किया। अब हमें ध्यान लगाने के लिए एक और नॉर्मल जो सभी लोग करते हैं, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं। इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको इस तरीके से लगाकर अपने घुटनों पर रखा जाता है, आंखें बंद की जाती है और बोलना रहता है ओम। ओम 3 वर्ड से मिलकर बना है, अ, ओ और मा। तो बोलेंगे अ को 20, ओ को 20 और माँ को 60। मतलब ये तरीका है कि इस तरीके से बोलकर हम अपने आज्ञा चक्र पर एक ज्योत बनती है, उस ज्योत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक ये पता नहीं चलता है लोगों को। तो वो सोचते हैं ये क्या है, ध्यान तो हमारा लग ही नहीं रहा है। तो ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो अपने आज्ञा चक्र पर उस चीज को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर इस उच्चारण को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब हम कर लेते हैं, तो कई लोगों का 3 महीने में ही ध्यान लगने लगता है। तो ध्यान लगाकर हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो हमें
परेशान करती है या फिर जिसकी हमें हमारे शरीर को कमी है। और ध्यान से ही गीता में कहा गया है, योगा कर्मशु कौशलम, जो योग करेगा वो उसका जो कर्म है वो सफल होगा। सफल होगा, ठीक ध्यान है। योग करके अपने कर्मों को हम सफल कर सकते हैं। ठीक है। और दीपक जी, जैसे अभी शिव गोविंद जी ने करके दिखाया, कुछ कुछ अलग प्रैक्टिसेस भी हैं। अलग प्रैक्टिस मतलब वो है योग ही, लेकिन कुछ अलग नामों से हैं, जैसे हठ योग है, यिन योग है, आयंगर योग है, आपका रेस्टोरेटिव है, विन्यासा है। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, योग एक ही है या इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस है? लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, योग जो है वो एक ही है। जिस तरह से आप देखते हैं हर चीज इवॉल्व होती है, तो योग ने अपने आप को इवॉल्व किया समय के साथ। तो जैसे लोगों का टेम्परामेंट, पहले आप देखिए कैसे, अगर 5000 साल पहले योग बना, ऋषि पतंजलि ने इस योग का जो पद्धति है जिसे हम अष्टांग योग बोलते हैं बनाया। उसको अगर ब्रीफली मैं आपको बता दूं तो पहला स्टेप होता है यम, मतलब कैसे हमें चलना है जीवन में। उसके अंदर ऐसे हैं जैसे कि किसी को अहिंसा, सत्य, अच्छे किस तरह से हमें जीवन में जीना है। नियम मतलब अपने लिए कि शौचम, संतोष, क्लेanलीनेस, कंटेंटमेंट, तपस्या, फेथ। योग कहता है कि कोई भी रिलीजन का बंदा योग कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि योग कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, बिकॉज योग में कुछ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है फेथ इन गॉड। तो जो भी आपके भगवान हैं, अल्लाह हैं, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको केंद्र में रख के अपना योग करें, राइट। और तीसरा जो स्टेप है अष्टांग योग का, वो है आसन, जिसके बारे में शिव गोविंद जी ने बताया। चौथा मैंने आपको बताया था प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार, मतलब कैसे अब मन को धीरे धीरे अपने अंदर समेटना, वो प्रत्याहार। तो ऋषि पतंजलि ने कहा जैसे कछुआ जब कुछ खतरा देखता है तो अपने जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जो उसके पैर में जो कट सकते हैं, कोई शिकारी उसको काट सकता है, वो अपने शेल जो कि बहुत स्ट्रांग है, उसका जो कवर है उसके अंदर वो विड्रॉ कर लेता है। ये प्रत्याहार हो गया। और यहीं से आपने जो पूछा कि ध्यान का हम कैसे करें, तो उससे पहले एक स्टेप है धारणा। तो आप देखें कि लोग तस्बीह लेकर या माला लेकर जपते हैं, तो वो एक बेसिकली ध्यान की तैयारी हो रही है कि आप अपने मन को सिखा रहे हैं कि एक सिंगल थॉट पे आप रहें, कि आपने तस्बीह लिया और आप वो आप देखेंगे ना बड़े बूढ़े लेकर उसको करते रहते हैं कि अभ्यास रहे हमारा। और वो जो मन का जो जैसे सब एक एक करते हैं तो आपका मन एकाग्र रहता है और धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है। तो धारणा धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। और कल्मिनेशन ऑफ योगा क्या है कि समाधि, मतलब कि मैं अपना समाधि, यहाँ पर ये मतलब है नॉट लाइक कि कोई योगी बैठा हुआ आंखें बंद के। समाधि मीन्स आप रियलाइज करो कि प्रकृति के जो सारे जीव हैं मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके अंदर उनके लिए प्रेम उत्पन्न होगा, आपके लिए उनके अंदर कंपैशन होगा। तो ये एक कल्मिनेशन है कि मैं अलग नहीं हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द होल चेन। तो ये हो गया। और जो आपका प्रश्न था योग एक ही है, समय के साथ वो इवॉल्व हुआ। अब आप देखिए कि आजकल का जो जीवन शैली कैसी है, कितनी फास्ट पेस, इतना सोशल मीडिया, इतना लैपटॉप, इतना मोबाइल पे लोग रहते हैं। और तो योग ने उसके साथ भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि अब तो और रेलेवेंट हो गया। बिकॉज जितना लोगों ने लाइफस्टाइल अपना इतना मॉडर्न आ गया। अब कैसे लाइफस्टाइल है कि शारीरिक वर्क बहुत कम है, आपको लैपटॉप पर बैठना है, तो बैठे बैठे क्या हुआ, स्टिफनेस इन लोअर बैक, स्टिफनेस इन योर नेक, आई स्ट्रेन, नींद ना आना और स्ट्रेस। सबसे बड़ा हमारा जो आजकल बज़वर्ड है स्ट्रेस, कितना तनाव। तो योग जो अच्छा अयंगर जी ने अपने योगा को बहुत प्रिसाइज योगा उन्होंने कर दिया, तो इसलिए उनका नाम अयंगर जी के नाम से पड़ गया। बिकॉज उनका बहुत प्रिसिशन योगा है कि एक एक चीज, छोटे से छोटे नुक्ते को भी वो देखते हैं कि कितना फिंगर क्या है। तो दैट्स अ वेरी नाइस, जो कि जैसे फॉरेन के लोग हैं वो बहुत प्रिसिशन पसंद करते हैं। तो वो प्रिसाइज योगा है। आपने जैसे बोला एक और जैसे योगा है आजकल, हॉट योगा, आपने नाम नहीं लिया, 42 डिग्री आप हीट करके और आप अपना योगा करें। तो लोगों ने ऐसे कुछ कुछ अपने नाम से बनाया। योग एक ही है। योग का मतलब है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि और रूह जो हमारी आत्मा है, इन सब की अलाइनमेंट करना। कि हम अगर मन कुछ कह रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरे शरीर के लिए क्या खराब है,
आपने कुछ खाने का मन कर रहा है तो मन जब जीभ ने बोला कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं सोचा कि मेरे शरीर पर क्या इसका असर है। योग का मतलब वही है कि आप देखिए कि क्या जो मन डिमांड कर रहा है, इज दैट ओके? हर चीज को ऐसे एग्री नहीं कर जाना है। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ योगा कि आप एक मॉडरेट डिसिप्लिन, आपने बिल्कुल सख्ती भी नहीं टू मच की मन पर एट द सेम टाइम मन को बहुत ढीला भी नहीं छोड़ा कि जी जो मन ने कहा उसको आपने फॉलो कर लिया। एक वो जो मिडिल पाथ है वो योग है, और आसन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप आसन करते रहेंगे। पर आसन जैसे मैंने कहा दृश्य योगा मतलब विजिबल योगा है। अदृश्य योगा जो कैसे आपको जीवन जीना है, नींद फॉर एग्जाम्पल, नींद ही नहीं ले रहे हैं लोग, तो नींद एक मेडिसिन है। आप अगर नींद ले लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। आपके ब्रेन के प्रॉब्लम्स, प्रॉपर आप 8 घंटे की नींद लीजिए, और सही समय पे सोना जरूरी है ना, कि आप 2 बजे सोएंगे तो वो आपने 4 घंटे का जो इंपॉर्टेंट फेज था नींद का वो तो आपने मिस कर दिया, वो दोबारा से कॉम्पनसेट नहीं हो सकता है। वही मैं अब जानती हूँ शिव गोविंद जी आपसे, क्योंकि योग ये भी कहता है कि सूर्य के साथ चलें, सन जैसे जैसे है आप वैसे वैसे अगर रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी इन जनरल ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि वर्क प्रेशर है, डिफरेंट टाइम जोन में हम काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, अमेरिकी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो दिन और रात का जो फर्क है, जो एक बिल्कुल दिखाई देनी चाहिए थी जो लाइन, वो ब्लर हो गई है, मिक्स हो गया है। वो कितना बड़ा नुकसान करता है और कितना इम्पोर्टेंट है जो सुबह से लेकर साय तक का समय है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। आप वर्क प्लेस पर भी हैं तो भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम छोटी मुद्राएं, कुछ ऐसे छोटे आसन जो हम कर सकते हैं और कम से कम अपने आप को किसी खास बीमारी या उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी, आजकल लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, या वो रात में काम कर रहे हैं या दिन में काम कर रहे हैं। तो सर्वाइकल के लिए आप बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, लेकिन आपकी गर्दन ऐसे सामने की तरफ झुकी हुई है। हाँ। सामने की तरफ झुकने की वजह से यहाँ पर हम्प आ जाता है। उस हम्प को हम बैठे बैठे जहाँ पर लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, हमको अपने हाथों को ऐसे बाइंड करना है, सीधे बैठ और ऐसे खींचना है। इससे क्या है, एनर्जी आ जाएगी हमारे शरीर में। तो इसको हम 4-5 बार इस तरीके से कर लें, और फिर हाथ को ऐसे पीछे ले जाकर ऐसे पीछे की तरफ, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। तो जो ये हम्प निकलने की समस्या हो रही है लोगों को, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी धीरे धीरे। साथ में जैसे कि आपने बताया कि किसी का नाइट वर्क है, किसी का डे वर्क है, तो जैसे सूर्य जब निकलता है तो चिड़िया से इसको लिया गया है। चिड़िया जब सूर्य निकलता है तो दाना चुगने निकलती है, उसका डाइजेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना गया है। तो चिड़िया का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि चिड़िया सूर्य निकलते ही बहुत ज़्यादा खाना खाती है, यानी कि राजा की तरह खाना खाती है। फिर उसके बाद जो दोपहर का है उसको थोड़ा लो करना है, फिर जो स्नैक्स लेना है 4 बजे उसको थोड़ा सा और कम करना है, फिर जो शाम का खाना है वो 7 से 8 के बजे के बीच ले लें। उसके बाद अगर ले रहे हैं तो सन तो डूब चुका है। सन डूब चुका है तो क्या होता है कि हमारा डाइजेशन भी उसी हिसाब से स्लो हो जाता है। तो जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, लोग लेट खाएंगे, तो वो खाना पचेगा कब, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद पचेगा तो उससे जो एनर्जी मिलनी है वो कब मिलेगी, वो और लेट होती जाएगी। फिर उससे जो फिकल मेटल बनेगा वो 3-4 घंटे बाद बनेगा। फिर वो बंदा उठेगा कब, 8 बजे 9 बजे। फिर वो खाना कब खाएगा, जो उसने खाया था वो उसकी बॉडी में टहल रहा है, उससे ब्लड नहीं बन रहा है, उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, तो परेशान हो रहा है। तो अगर वो नाइट में भी वर्क करते हैं, दिन रात सबके लिए सेम है, वो अपने खाने को संभाल लें, खाने को अगर सही से खाएं तो उनको ये समस्या नहीं होगी। ओके। और दीपक जी, जी, इंटरनेशनल योगा डे क्योंकि अब हम मनाते हैं, तो इंडिया में तो अब पहले से भी फेमस था, बीच में एक टाइम जोन आया जब उतना फेमस योग नहीं था, बाकी एक्सरसाइज, जिम और वो सब चीज़ों ने और पार एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर लिया। लेकिन अब फिर से क्योंकि ये बहुत ही इन है और इसको न सिर्फ एक लाइफस्टाइल के तौर पर लोग अपना रहे हैं, बल्कि इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको विटनेस भी कर रहे हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इसका कितना इम्पैक्ट है?
वेल एक्चुअली WHO वगैरह में सिखाने से मुझे बहुत लोगों से मिलने का हुआ, और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर जी। कि जब वहाँ पर कोई इंटरनेशनल स्टाफ ज्वाइन करता है ऑफिस, तो उनको जैसे ही पता लगता है कि योगा क्लास होता है, अब वो बहुत जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे 10 साल से बोल रहे हैं कि दीपक जी हम सोच ही रहे हैं, अभी सीढ़ी पे मिलेंगे मुझे, कि अभी तुम सोच ही रहे हैं। तो मतलब प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं कि अगर कोई लेडी है, अगर वो खुद हेल्दी है तो वो अपने घर को और अच्छा कर पाएगी ना, तो किसी तरह से मैनेज करना चाहिए कि नहीं, मुझे योगा क्लास एक ऑफर हो रही है फ्री में तो मैं इसको करूं। तो वो चीज थोड़ी सी मतलब वेस्टर्न कल्चर में अभी भी एंडोर्स वेस्ट से जब होता है तो हम उसको ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वेस्टर्न एंडोर्समेंट हो गई है तो अब हम इसको ज्यादा फॉलो करेंगे। तो हमें तो अभी आप लंदन वगैरह में देखेंगे योगा स्टूडियोज में वेटिंग लिस्ट है। ओह अच्छा। यू नो पीपल वेट कि कब उनको कोई निकलेगा वहां से तो हमारी शायद मेंबरशिप आ जाएगी। ये तो यहाँ नहीं दिख रहा हमें। तो शायद वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। पर एनीवे बहुत अच्छा भी है, मतलब बाहर के लोग उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप देखिए ऋषिकेश में आकर, आप देखिए जाकर लोग दूसरे 7 समुंदर से आ रहे हैं करने, है ना। और हमारे यहाँ पर तो सब कुछ है, पर अच्छा आई थिंक जो फोकस में लेकर आए हैं मोदी जी तो उससे बहुत फायदा तो हुआ है। मतलब इट हैज कम इनटू फोकस, दैट्स व्हाई इंटरनेशनली, और अब तो कितने कंट्रीज में मनाया जाएगा और मीडिया प्रेजेंस इतनी होगी तो सब लोग देख रहे हैं ना, और इसके बेनिफिट सब लोग देख रहे हैं कि कितना इसका फायदा है। कि जैसे मैंने आपको बोला कि लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, जो ये जो जिंदगी है मॉडर्न जदीद जो जिंदगी है, इसमें आप बैठे हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, हाई बीपी हो रहा है, खान पान इतना गंदा है, तो योग तो एक परफेक्ट है। एक मैट चाहिए, सीख लें आप एक बार किसी से, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। आपको कोई जरूरी नहीं है हर बार ग्रुप योगा में अलग मजा आता है कि आप एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी बनती है, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि लोग एक ग्रुप ज्वाइन करें जिससे एक कमिटमेंट आती है। और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जो अब खुद ही बस क्या चाहिए आपकी, आप ही जिम में तो मशीन है और शरीर आप अलग हो, अब योग में आप ही मशीन हो, आप ही शरीर हो, सब आप ही को एक साथ करना है, अपने बॉडी वेट को यूज करना है अपने आप को वर्क करने के लिए। तो एक जो शिव गोविंद जी, जो सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा होती है, जिक्र होता है जिसका, वो ये है कि सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। उसको लेकर बहुत सारी बातें भी हैं। कोई कहता है कि 12 उसमें स्टेप्स हैं, 12 आसन करने चाहिए। कोई कहता है कि शाम को करना ही नहीं चाहिए, सूर्य नमस्कार है तो ये राइजिंग सन के वक्त करना चाहिए, वही इसका सही टाइम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 108 सूर्य नमस्कार हम करते हैं और इसीलिए हमारी बॉडी इतनी फिट है। सूर्य नमस्कार के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। सूर्य नमस्कार देखिए मैम, इसमें 12 आसन हो जाते हैं, और 12 आसनों में क्या होता है कि एक एक आसन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे शरीर से 450 कैलोरी बर्न होती है, जो जिम में 1 घंटा कोई सही तरीके से अगर जिम करेगा तब जाके उसकी उतनी कैलोरी बर्न होगी। अगर हमने 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लिया तो हमारी 450 कैलोरी बर्न हो जाएगी। यानी कि सूर्य नमस्कार एक तरह से अपने अंदर कंप्लीट कैलोरी बर्न के लिए परफेक्ट है। और सूर्य नमस्कार हमें खाने के 3 घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर किसी की जॉब नाइट में है तो डे में सोएगा वो, तो वो उसके पास 10 मिनट होने चाहिए खाने के 3 घंटे बाद, और खाने से आधे घंटे पहले वो कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो टाइम का वैसा नहीं है। और एक चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ दीपक जी, वो ये कि आजकल क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो योग जानते हैं और वो योग सिखाते हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दोज पीपल, अच्छी बात है, वो सोसाइटी को सर्व ही कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन क्योंकि इसमें मॉनिटरी एस्पेक्ट जो है वो भी अब नज़र आता है, तो आप 3 डेज़ की क्लासेस हैं, 5 डेज़ की क्लासेस हैं, 7 डेज़ की क्लासेस हैं, इंडिविजुअल क्लासेस हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो 3 दिन करना हफ्ते में ठीक है, 5 दिन ठीक है, 7 दिन ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन है उसको लेकर? मतलब जो मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले है कि समय आपके पास देखना है कि मेरे पास कितना है।
अगर मैं सोच रहा हूँ कि कोई घर में है, सपोजिंग कोई हाउसवाइफ है, तो उनको एक नियमित रूप से करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दें, आप एक आधा घंटा अपना निश्चित कर लें कि आधा घंटा, और से थोड़ा सा शवासन भी बीच में कर लिया आपने, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और एक रिलैक्सेशन कर लिया। तो आप जैसे रोज खाते हैं ना, आप रोज ही सब कुछ करते हैं, रोज सोते हैं, तो क्योंकि अगर हम, हाँ जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में आपको। एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से। वेलकम प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका और किन से सवाल है? जस्ट खोला है मैंने टीवी। प्रदीप जी सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, हाँ जी। योगा की बात जो होती है, अपन पतंजलि को फॉलो करते हैं ना, फॉलो करते करते आप टीवी, आप प्रदीप जी अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, फिर हम सुन पाएंगे आपको। म्यूट कर दिया मैंने। जी जी, अब आप पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, अपन योगा की बात करते हैं, पतंजलि के जो योग सूत्र है उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें 8 पार्ट होते हैं। पतंजलि जी ने ये बोला था कि 8 पार्ट पूरे कंप्लीट होने पे ही आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आएगा, ओवरऑल चेंज आएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं आसन और ज्यादा बात करते हैं मेडिटेशन की। तो ये 2 पार्ट केवल फिजिकल एक्सरसाइज आसन के रूप में और मेडिटेशन, ये पूरी करके उसके आर्ट वाली रिक्वायरमेंट को यूज करते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि योगा जो है प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कौन-कौन सी बीमारियों में मदद कर सकता है, बीमारी होने के बाद कौन-कौन सी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। ठीक है प्रदीप जी, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। प्रदीप है जी, प्रदीप जी का सवाल ये है, 2 पार्ट्स में उन्होंने सवाल पूछा। एक तो हमने जो बात कर ही ली है, वो क्या उनका ही कहना है कि 2 पार्ट्स में। मैंने तो प्रदीप जी पहले ही बोला कि जो विजिबल पार्ट है योगा का, लोग सोचते हैं कि आसन प्राणायाम यही योग है, पर मैंने तो पहले ही बोला आपको कि जो पतंजलि का आपने जो 8 अंग बताए, यम नियम, 8 का नाम भी मैंने लिया। जी। तीसरा आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इससे आपको पता लग रहा है कि सारे ही मैंने स्टेप्स को बोला है कि विजिबल योगा से भी इम्पोर्टेंट इनविजिबल योगा हाँ, है। एक चीज वो जो और पूछ रहे हैं वो ये कि बीमारियों में कितना हेल्पफुल हो सकता है, और बीमारी अगर किसी को है तो उसका भी क्या क्योर हो सकता है थ्रू योगा? कुछ बीमारियों में तो बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, और आपके कुछ गर्दन की इश्यूज हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और मतलब बेसिकली क्या है, मतलब आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो भी तो स्ट्रेंथनिंग ही करता है ना आपके मसल की। तो आसन भी तो वही सेम कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो अगर आप सपोजिंग, प्रॉब्लम बस ये है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है प्रदीप जी, कि अगर आप प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं योगा, तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही करना है। और अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं अदरवाइज, तो फिर आप फॉलो कर सकते हैं किसी को, आजकल जैसे ऑनलाइन भी चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पर थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है कि थेरेपेटिक योगा जो है वो अंडर गाइडेंस हो तो और बेटर है। और अगर आप, मेरा वही पहले वाला जो मैं रिपीट करूंगा, कि अगर आप अपने जीवन शैली बना लेंगे तो वो दिन आएगा ही नहीं आपकी बॉडी। हाँ, तो वो जीवन शैली जो हम सवाल पूछ रहे थे ना कि 3 डेज करें, 5 डेज करें, एवरी डे करें, अल्टरनेट डे करें, उसी का मैं आंसर आपको दे रहा था ना कि सपोजिंग अब मुझे कई लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत मैं आपको फनी बात बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं यहाँ जिनको मैं 1-to-1 भी कराता हूँ, तो उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी बोला मेरे को, दीपक आई वांट कंप्रेस्ड योगा। मैंने कहा व्हाट? कंप्रेस्ड योगा मींस कि मैं पास आधा घंटा मुश्किल से, मुझे आधे घंटे में तुम 1 घंटे वाला करा दो, मुझे पसीना पसीना होना है बस, बिकॉज वो इतने बिजी हैं, सीईओ हैं कंपनी के, उनके पास टाइम ही नहीं है। मतलब ये मैंने कहा आपने तो हमें एक नया टर्म दे दिया, कंप्रेस्ड योगा, जो आप तो कुछ और बातें कर रही थी। तो बेसिकली कम से कम आई थिंक मिनिमम में 3 दिन आप बोल दीजिए, 3 दिन आप 1 घंटा करिए, और उसके बाद अगर आपका समय है तो आप बेशक 40 से 45 मिनट रोज करें। आप रो भी तो करते, 1 दिन आप रेस्ट दे दें, 6 दिन आप कर लें, और 1 दिन अपने बॉडी को रिकवरी के लिए दे दें। उस दिन आप थोड़ा मालिश वालिश कर लें, कुछ कर लें। और अदरवाइज जैसे आप कुछ मॉनेटरी उसका भी कह रही थी ना, हाँ, मनी का, हाँ, तो देखिए वो अच्छा पार्ट है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट कि अच्छा है जो लोग ट्रेनर्स हैं, जो कोचेज हैं, वो अगर अर्न कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। बट मैं क्योंकि कई जगह ऐसा है कि वो एक्सपेंसिव हो जाता है, हम सुनते हैं, मे बी इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी एंड द एनवायरमेंट, आई डोंट नो, बट हाँ वैसा है।
हाँ, मतलब आप अपने पॉकेट देखकर और एक सही, मेरे हिसाब से एक अच्छा डेफिनेटली देखना चाहिए कि जो सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है वो एक अच्छी कुछ एक्रेडिशन है उसकी, ताकि आप सही सीखें, आप समय और पैसा लगा रहे हैं वो आपका वेस्ट ना जाए। तो आप अच्छी जगह सीखें, बहुत सारे ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल। तो शिव गोविंद जी, आजकल क्योंकि ऑफलाइन का भी काफी जमाना है, ऑनलाइन का भी काफी जमाना है, आप इन पर्सन किसी से इंडिविजुअली भी सीख सकते हैं, आप ग्रुप में भी सीख सकते हैं और आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। इसमें कुछ चीजें तो डिफर करती होंगी। ऑनलाइन में कितना विजिबिलिटी क्लियर है, कितना नजर आ रहा है, और उसमें भी कोई अगर इंस्ट्रक्टर है तो अलग बात है, और आप किसी अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म से खुद से ही सीख रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान भी हो सकते हैं क्या? पिछले जब कोरोना चल रहा था तो उस समय मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था। तो ऑनलाइन क्लास में क्या है कि जब लोगों को बताया कुछ जा रहा था और कर कुछ रहे थे, तो फर्क नज़र आ जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या है, हम देख रहे हैं, अपने प्रतिभागी को देख रहे हैं जो योगा कर रहा है, हमारी गाइड में कर रहा है, तो वो अच्छे से करेगा। अगर कोई मुद्रा गलत बन रही है, कोई आसन गलत हो रहा है, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है, हम सब पर नज़र नहीं रख सकते, वहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो आप किस पर नज़र रखेंगे? हम तो बता रहे हैं, लेकिन वो अपने धुन में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी टीवी चला रखी है, बच्चों में बिजी हैं और योगा भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन तो उतना अच्छा हो नहीं पाता है, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है, तो डेडिकेशन तो चाहिए ही है। एक और चीज़ जो दीपक जी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज़ एजुकेशन। क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे तो तब अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ और वो सब चीज़ें स्कूल में होती थी। अब फिर टाइम बदला, चीज़ें चेंज हुई, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो करिकुलम का पार्ट भी बना रही है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर योग जो है उसको एजुकेशन के उसमें शामिल किया जा रहा है। ये कितना बड़ा आपको लगता है कि बेनिफिट हो सकता है, और उसके जो करिकुलम डिज़ाइनिंग है और वो सब चीज़ें हैं उसमें क्या से है आपका? मेरे हिसाब से अच्छी पहल है कि योग का जो इंट्रोडक्शन में देख रहा हूँ कि अभी जो NCERT के 11th और 12th में भी उन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया है योग को। तो डेफिनेटली मतलब जो नॉलेज अगर हम देंगे बच्चों को अपने, मतलब अभी जो बच्चे हैं आप देखिए कि किस तरह से उनकी जीवन है, मोबाइल्स में, छोटे छोटे बच्चों को पास हाथ में, और पूरा सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से अगर हम उनको थोड़ी नॉलेज देंगे, वो उनके बाद में बहुत हो सकता है उस वक्त शायद उनको ना उनकी वैल्यू पता लगे, पर कभी ना कभी जीवन में उनको याद आएगा। जैसे मैं कई लोगों को योग करा रहा हूँ, 1-to-1 या ग्रुप में करा रहा हूँ, तो उनके बच्चे देख रहे होते हैं उनको, तो मुझे लगता है मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है कि देखिए पापा योगा कर रहे हैं। और वो कभी कभी बच्चे बहुत मजा भी बहुत आता है, बच्चे मैं उनको कुछ आसन करा रहा हूँ तो वो नीचे घुस जाते हैं, तो बहुत मतलब दे आर ऑब्जर्विंग, मतलब वो उनके जहन में जा रहा है कि कभी ना कभी जीवन में उनके आएगा कि वो बच्चों का बहुत इम्प्रेशनेबल एज होता है। तो इस हिसाब से अगर योग सिलेबस में आ रहा है, कुछ बातें हो सकता है वो उस टाइम उनको ना वैल्यू हो अभी, बट इवेंचुअली उनको याद आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। That's how they learn। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं शिव गोविंद जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अभी भी उस तरह से मिलना मुश्किल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्या ये? बिल्कुल है मैम। जैसे उनको तो पहले डिप्लोमा डिग्री लेकर भी सही जगह से, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मोरारजी देसाई बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्ट्रक्टर निकलते हैं यहाँ से, तो पहले तो देखना चाहिए कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर है उसने कहाँ से किया हुआ है। अगर वो अच्छी जगह से करा रहेगा तो लोगों को भी अच्छा बताएगा और उसकी देखरेख में लोग अच्छा कर जाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपका शिव गोविंद जी शुक्रिया। और दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत श्रोताओं का शुक्रिया। देखने के लिए भी तो अब 21 जून इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा और पिछले 10 साल से लगातार मनाया जा रहा है और इंटरनेशनली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि योग को एक नई पहचान मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने कोशिश की कि इंटरनेशनल योग डे से पहले हम कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएं और अपने व्यूवर्स को योग की जो अहमियत है उसके बारे में जानकारी दे पाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम, आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। नमस्कार।